पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज होता है बहुत बहुत बार कि आपका 1 या 2 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जो आपको बताता है कि 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें सुनते हैं उस वक्त डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है। वो प्रॉपर टाइम टेबल बना के और मैनेज करके चलना पड़ता है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बस अपने गोल पे फिर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मनाली जी, आपका स्वागत है आरएम इंस्टीट्यूट में और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आरआरबी पीओ में एज ए सिलेक्ट होकर। और कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा आपको अलर्ट हुआ ना? बड़ौदा ग्रामीण बैंक। बड़ौदा ग्रामीण बैंक, तो उसमें सिलेक्शन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। आज हम लोगों के सेशन में मनाली जी हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन लोगों का सक्सेस जर्नी किस तरीके से रहा है ना? तो मनाली जी, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम मनाली भरतिया है। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है। मेरे फैमिली में मम्मी पापा, मेरे भाई बहन और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। आपने कब सोचा कि आपको एज ए गवर्नमेंट जॉब करना है और गवर्नमेंट जॉब में भी स्पेशली बैंकिंग और स्टाफ सिलेक्शन तरफ जाना है? सबसे पहले तो सर आई वॉज अ टीचर। मैं सबसे पहले तो टीचर थी, मैं बच्चों को पढ़ाती थी। 2018 में मैं बच्चों को पढ़ाती थी और 1 साल तक मैंने टीचर की जॉब की हुई है। और एज आई सेड कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तो उन लोगों ने मुझे एडवाइस दी कि आप अगर मैथ्स और साइंस बच्चों को पढ़ा ही रहे हो तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो, उसमें आपका अच्छा खासा ग्रोथ भी होगा। और उन्होंने मुझे बहुत सारे पर्क्स भी बताए कि बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। तो इस वजह से मैंने 1 साल टीचिंग करने के बाद ये गवर्नमेंट जॉब के बारे में फोकस किया। हाँ, स्पेशली जो मैथ साइंस है वो गवर्नमेंट जॉब में भी आता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और अभी तक आपने कितने एग्जाम क्लियर किए हुए हैं? सर सबसे पहले तो मैंने अभी आरआरबी पीओ क्लियर किया हुआ है और मेरा एसबीआई क्लर्क का अनफॉर्चुनेटली 2 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अभी मेरा आईबीपीएस क्लर्क का मेंस हो चुका है और उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, बट होपफुली वो हो ही जाएगा। एंड एसएससी सीएचएसएल का भी मेरा फाइनल टियर 3 दे के आई हूँ, तो उसका सिलेक्शन भी लग ही रहा है कि हो जाएगा, उसका रिजल्ट पेंडिंग है। जो आपने अभी तक एग्जाम क्लियर किए हैं, इसमें आरएम इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से सपोर्ट किया है आपको? किस तरीके से पूरी फैकल्टी मेंबर्स ने किस तरीके का यहाँ से सपोर्ट मिला है आपको? सर सबसे पहले तो मैंने जब ये सोचा कि मुझे बैंकिंग या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है, तब सबसे पहले मैंने ऑनलाइन सर्च किए कुछ इंस्टीट्यूट्स की कहाँ पे ये गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन हो रहे हैं। तो 2-3 इंस्टीट्यूट्स मैंने देखे और जब मैंने उसमें आरएम इंस्टीट्यूट भी एक था और मैंने सब जगह पे 2-3 जगह पे जाके खुद चेक किया, सब जगह पे जाके बात की, तब मुझे आरएम इंस्टीट्यूट में जब मैं आपसे मिली सबसे पहले और मैम से बात की, तब मुझे यहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस बताया आपने। तो यहाँ पे आपने मुझे बोला कि आप चाहे तो डेमो लेक्चर ले सकते हो, आप 1-2 दिन देख लो किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई हो रही, बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैंने 2 दिन डेमो लेक्चर लिया और तब मैंने देखा कि जब आप फैकल्टी, अब ऑब्वियसली इतने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है सर के पास, तो इस तरीके से आपकी जो पढ़ाने की टेक्निक थी और मैंने जब 2 दिन यहाँ पे लेक्चर अटेंड किया तो मैथ्स आपने जिस तरीके से पढ़ाया तो मुझे बहुत ही अच्छे से वो सारी पॉइंट्स याद रह रहे थे और मैं अच्छे से आपसे कनेक्ट हो पा रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मुझे आरएम में ही कंटिन्यू करना है। और जब मैंने आरएम में ज्वाइन किया तब यहाँ पे अच्छे से लाइब्रेरी का एटमॉस्फेयर मिलता है हमको, तो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस बच्चों को नहीं उठाना पड़ता है लाइब्रेरी का। और उसके साथ जो क्लासरूम प्रोग्राम भी यहाँ पे मिल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ना है, वो सारा हमको पहले से बता दिया जा रहा है, जिस वजह से बच्चों को कंफ्यूजन या प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चे उस तरीके से अगर चले तो डेफिनेटली उनको सक्सेसफुल प्रॉपर यहाँ से प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है। यस सर। अभी जैसे आपने बताया कि आपका आरआरबी इसके फर्स्ट सिलेक्शन हुआ और एसबीआई रुका हुआ था, तो जब कोई एग्जाम अगर मान लो इन केस किसी स्टूडेंट का क्लियर नहीं होता है ना, इन केस सपोज 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से अगर बच्चा रुक जाता है,
तो जो प्रेशर होता है तो वो किस तरीके से हैंडल किया आपने, और अगर कोई बच्चे को अगर इस तरीके का प्रेशर है तो किस तरीके से हैंडल कर सकता है उसको? सर ये तो देखो, आप इनिशियल स्टेज पे अगर बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो ये ऑब्वियसली फर्स्ट ट्रायल में तो किसी का बहुत मतलब सिलेक्शन डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे खुद के साथ भी यही हुआ है। तो सबसे पहले तो मेरा जब पहली बार एग्जाम दिए थे तो तब मैं अपना ये टीचर का जॉब भी कर रही थी और साथ में ये एग्जाम का प्रिपरेशन भी मैंने 3-4 महीने किया। बट देन आई रियलाइज्ड कि उसके साथ मेरा जॉब के साथ प्रिपरेशन ठीक से फोकस से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस वजह से मेरा थोड़ा थोड़ा सिलेक्शन अटक रहा है। कुछ कई बार मेरा प्री ही नहीं निकल रहा था बिकॉज ऑफ ये पहली बारी में। बट देन मैंने इसलिए मैंने पूरा अपना जॉब छोड़ दिया और मैंने अपना पूरा फोकस इस एग्जाम पे लगा दिया। इस वजह से जब मैंने पूरा टाइम इस एग्जाम पे दिया तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, पूरा आपको प्रॉपर टाइम टेबल बना के और मैनेज करके चलना पड़ता है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो तब मैंने फिर उस पर फोकस किया और इस तरीके से पूरा टाइम शेड्यूल, दिन में कितने घंटे पढ़ना है, किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से लेक्चर्स यहाँ पे देने आना है, वो पूरा टाइम मैनेजमेंट किया। और इसके साथ साथ कुछ ऑब्स्टिकल्स ये भी होते हैं कि रिलेटिव्स होते हैं या कुछ लोग होते हैं कि जो आपको थोड़ा इशू शायद रहता है यस जो आपको बताते हैं कि 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ चीजें सुनते हैं उस वक्त, डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है। बट पर एट द एंड अगर रिजल्ट इस तरीके से रहे तो उसमें से ओवरकम करके वापस अपने गोल पे फिर फोकस करना ज्यादा जरूरी होता है। सही, गुड। तो अगर हमारे कुछ स्टूडेंट है, उनको अगर आप अपनी तरफ से कुछ एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या उनको ख्याल रखना चाहिए एज ए सक्सेस होने के लिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने शेड्यूल के बारे में बताऊंगी कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई थी तब सुबह रोज 8 से 10 हम लोग यहाँ पे सर के लेक्चर्स पढ़ते थे और सर हमें बहुत अच्छे से 2 घंटे पूरा जो भी टॉपिक है वो पढ़ाते थे। उसके बाद हम लोग 10 बजे के बाद यहाँ पे जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में सारे एनालिसिस करते थे, या जो भी क्वेश्चंस या डाउट्स होते थे वो सर से पूछ लेते थे, बिकॉज सर यहीं पे अवेलेबल रहते थे। उसके बाद 10 बजे के बाद हमको यहीं पे लाइब्रेरी मिलता है, तो सारे बच्चे यहीं पे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और उस वक्त भी सर अवेलेबल होते हैं। आप चाहे दोपहर 1 बजे हो या 2 बजे हो, सर हमें सारे डाउट्स क्लियर करके यहीं पे ही घर पे डाउट्स क्लियर करके ही जाते थे हम लोग। तो ये बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट था। और उसके बाद मैं यहाँ पे 4 बजे तक पढ़ाई करती थी। 4 बजे के बाद सर मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, तो उसके बाद मैं बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाती थी ये सब। तो 4 बजे के बाद मैं यहाँ से घर जाके 7 बजे तक बच्चों को पढ़ाती थी और उसके बाद मेरा घर जाना होता था। ये पूरा शेड्यूल मेरा इसके अंदर था। बट इसके अंदर मेरी एक एडवाइस रहेगी बच्चों को कि आप सबसे पहले फोकस करो और पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज होता है बहुत बार कि आपका 1 या 2 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जो मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है। पेशेंस रखना बहुत तो जरूरी है। प्रीलिम्स सारे निकलते हैं बट मेंस नहीं निकल पाता है, तो इसकी वजह से आपको फोकस रखना है और ये पेशेंस बना के रखना है, जिस वजह से आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि पेशेंस बनाओगे तभी आगे जाके ये रिजल्ट आपको मिलेगा। तो जब रिजल्ट आया फाइनली RRBPO का फाइनल रिजल्ट आफ्टर इंटरव्यू, तो कैसा लगा आपको कि यू आर शॉर्टलिस्टेड, प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड? यस। तो किस तरीके का आपको लगा उस तरीके? सबसे पहले तो सर जब मैंने देखा था कि ये रिजल्ट फाइनल आ चुका है और मैंने अपना लॉगिन किया, तो वहाँ देख के सबसे पहले तो डर बहुत लग रहा था कि सिलेक्शन हुआ होगा नहीं हुआ होगा। बट जब वो देखा कि वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर प्रोविजनली अलॉटेड, तो ये देख के तो बहुत ही खुशी हुई। और ये न्यूज़ सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी से शेयर की और वो बहुत इमोशनल है। सबसे पहले तो वो रोने ही लगी और उसके बाद मैंने अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया और इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। बहुत अभी तो घर में एक अलग ही माहौल चल रहा है। सही। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपके आने वाले जो भी रिजल्ट हैं वो और भी होपफुली बहुत ही अच्छा है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।